हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे आगे की अध्ययन का आधार रहेगा। चूंकि हमें आगे चल करके भारतीय संविधान पर चर्चा करनी है, विशेषकर वर्ष 2026 के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। अब अगर हमें संविधान पढ़ना है तो संवैधानिक विकास का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर संवैधानिक विकास पढ़ना है तो 1857 के विद्रोह के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह ही संवैधानिक विकास का आधार बनता है। तो 1857 का विद्रोह है भारतीय शासन अधिनियम 1858 का एक आधार है। एक तरीके से उसका आप तात्कालिक कारण कह सकते हैं, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। और यह अधिनियम ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुनाहों का परिणाम था। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करें। हालांकि विद्रोह की हम संवैधानिक पृष्ठभूमि पर ही चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि विद्रोह के और बहुत डायमेंशंस देखे जाएंगे। इसके एक राजनीतिक संवैधानिक दायरे पर रहते हुए हमें काम करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का पृष्ठभूमि या इस विद्रोह का फॉर्मेट कैसे किया जाए। 1857 का विद्रोह ये आपका परिस्थिति की परिवर्तनीयता को इंडिकेट करता है। तो विषय वस्तु पर चर्चा की मैंने अभी। 1857 के विद्रोह के कारण और उस विद्रोह के परिणाम, इतना हमें जानना है ताकि हम भारतीय शासन अधिनियम 1858 पर चर्चा करें। तो विद्रोह के कारणों में सबसे पहला कारण, वस्तु स्थिति पर चर्चा की, और विद्रोह के सबसे पहला अगर कारण देखा जाए तो राजनीतिक कारण है। बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां इस तरीके से उत्पन्न होने लगी थीं जिससे यह विद्रोह हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उनको समाप्त करने की नीति अपनाई। इस समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को शुरुआत किया। ये जो सहायक संधि शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स के द्वारा किया गया था। इसे मार्क्विस डुप्ले कहते हैं। और इसी नीति का अनुसरण अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने में जिस गवर्नर जनरल ने किया उसको वेलेजली कहा गया। इसमें अधिकांश भारतीय रियासतों को कंपनी पर निर्भर बना दिया गया इस संधि के द्वारा। इसके बाद आप देखिए कि लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 56 तक रहा, इसके द्वारा राज्य का अपहरण या व्यक्तिगत नीति को अपनाया गया, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, या इसी को गोद प्रथा निषेध भी कहा जाता है। इसका आशय यह होता है कि जिन राजाओं की अपनी संतानें नहीं थी और उन्होंने गोद लेकर के अपने उत्तराधिकारियों को रखा था, ये गोद लेने के अधिकार की प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और इसके आधार पर बहुत सारे देसी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। ऐसी देसी रियासतों में आप 1848 में सतारा को अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। 1849 में जैतपुर, जो कि यूपी में था, और संबलपुर, जो कि उड़ीसा में, इसको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहित कर लिया गया। 1850 में बाघाट सतलुज नदी के किनारे में एक राज्य है जो एक पहाड़ी राज्य के तौर पर माना जाता है। इसके बाद 1852 में उदयपुर पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1853 में झांसी और 1854 में
नागपुर पर इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। जबकि 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध पर भी नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद आप देखिए कि अंग्रेजों ने पेंशन और पदों की समाप्ति करना भी आरंभ कर दिया। अगर हम पेंशन और पदों की समाप्ति पर देखें तो बाजीराव द्वितीय सबसे पहले आप देखिए कि जो पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जिन राज्यों को अपने पास ले लिया जाता था, बहुत सारे देसी राजा हुआ करते थे, जिनमें से नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह के साथ भी उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, तो इस तरीके से ये पेंशनें भी समाप्त कर दी गई। 1851 में बाजीराव द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ट्रीटी के कारण नाना साहब को मराठा सिंहासन नहीं मिला। अंग्रेजों ने नाना साहब को 8 लाख पाउंड सालाना पेंशन के रूप में देना तय किया, लेकिन नाना साहब ने पेशवा की उपाधि ग्रहण कर ली, जिससे नाराज होकर के अंग्रेजों ने उनकी पेंशन को रोक दिया। हालांकि नाना साहब ने उनसे अंग्रेजों से रिक्वेस्ट भी किया और यहां तक कि दीवान अजीमुल्ला खान, उनकी सहायता से नाना साहब ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के समक्ष अपना आवेदन भी रखा। अजीमुल्ला ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो पेंशन प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। नाना साहब को अंग्रेजों के इस रवैये से बड़ा कष्ट हुआ और एक बड़ी समस्या यहां पर यह हुई। तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और पेंशन पदों की समाप्ति, ये भारतीयों के लिए असंतोष पैदा करने का एक बड़ा कारण रहे। अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से कि आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति कैसी रही, तो बहुत सारे आर्थिक कारण भी थे जिस कारण से भारतीय नाराज थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारतीय व्यापार और उद्योग के विरुद्ध थी। जैसे कि आप देखते हैं कि 1813 में इसके बाद मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई और इस मुक्त व्यापार की नीति में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और बहुत सारे भारतीय उद्योग, उनका विनाश होना तय था और वो हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तीव्र धन निष्कासन, मोरारजी देसाई ने स्पष्ट किया है इसको, और भारतीयों के तीव्र धन निष्कासन का प्रत्यक्ष प्रभाव यहां के कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों पर पड़ना शुरू हुआ। तो यह भी एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण था जिससे भारतीय नाराज हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच में रहे हैं और उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारी माफी और इनाम की भूमि को जब्त किया, विलियम बेंटिक ने, जिससे जमींदारों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असंतोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण भी किया गया, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, लेकिन कृषि में तकनीकी विकास करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। ऐसी स्थिति ने ग्रामीणों के अंदर असंतोष पैदा किया और ग्रामीण समाज में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न प्रकार के अकाल भी उस समय पड़ रहे थे और अकालों में कोई रियायत ग्रामीण किसानों को नहीं दी गई। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने तो यह तक किया कि घास बेच करके लगान दो, इस तरीके की स्थितियां बन रही थी। तो एक तरफ कृषि का व्यवसायीकरण, जिसमें चाय की खेती और जितने भी कैश क्रॉप थे उनको पैदा किया जाने लगा और भारतीयों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। कंपनी की जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली हुआ करती थी वो भी अपर्याप्त थी और एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य प्रणाली अयोग्य स्थिति में थी। भूमि कर व्यवस्था ये बिल्कुल अलोकप्रिय थी, जिसने किसानों के अंदर असंतोष पैदा कर दिया। तो ये सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं
कि भारतीयों के अंदर असंतोष पैदा करने के आर्थिक कारण थे। इसके बाद हम चर्चा करें सामाजिक और धार्मिक कारण, तो ये भी 1857 के विद्रोह के एक बहुत बड़े कारण बने। और विद्रोह का कारण तो असंतोष होता ही, असंतोष से क्षोभ का जन्म होता है और क्षोभ से क्षेत्र परिवर्तन की मांग होती है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं क्रिकपैट्रिक, जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। और उस समय जब समाज हमारा परंपरागत और रूढ़ियों से ग्रस्त हुआ करता था, उस दौरान सामाजिक और धार्मिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजी प्रशासन ने सुधारवादी स्थिति को लेकर के आए, उनके अंदर भारतीय समाज में सुधार का एक उत्साह था, लेकिन वास्तव में वो सुधार के लिए उत्साह नहीं था, बल्कि अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी के प्रभाव बढ़ाने के लिए किए जाने वाले सुधार थे। इन सुधारों के अंतर्गत भारतीय प्रणाली और संस्कृति या भारत की जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी वो संकटग्रस्त हुई। वैसे तो बहुत कुछ अच्छे काम भी आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं जो हुए, जैसे कि सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह भी कानून बनाया गया, लागू किया गया, कन्या शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। ये सारी स्थितियां तो अच्छी थी जिनको धार्मिक सुधार के तौर पर किया गया। हालांकि तात्कालिक तौर पर इनको लेकर के भी असंतोष उत्पन्न हुआ। इस दौरान ईसाई धर्म प्रचार बहुत किया गया और यही धार्मिक सुधारों का एक मेन मोटिव ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। आप देखिए कि 1856 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कहा जाता है। और उस अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म अंगीकृत करने वाले व्यक्तियों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी बने रहने का अधिकार था, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर एक धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म एक्सेप्ट ईसाई अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको आपकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए और भी बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते थे, जैसे नौकरी देना, प्रोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, ये सब चीजें थी। एक प्रकार से लालच देकर के ईसाई धर्म को फैलाना। और इसीलिए इन्होंने एक कानून बनाया था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण से भी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो भारतीयों के अंदर असंतोष का एक कारण बनता है। इसके बाद तात्कालिक कारण के तौर पर आप सभी जानते हैं कि सैनिक कारण हुआ करते थे। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति तो वैसे ही नहीं मिलती थी, पदोन्नति से उन्हें वंचित रखा जाता था, वेतन भी बहुत कम दिया जाता था, बड़ी अल्प मात्रा में वेतन मिलता था, यहां तक कि भारतीय सह रहे थे। लेकिन इसके बाद भारतीय परंपराओं को पार करते हुए भारतीय सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। भारतीयों को समुद्र पार करने की व्यवस्था उस समय नहीं थी और यह परंपरागत नहीं हुआ करती थी, तो भारतीयों को समुद्र पार करने के लिए भी भेजा जाने लगा और उसमें भत्ता भी नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में सैनिकों के अंदर असंतोष बढ़ना शुरू हुआ और दिसंबर 1856 में तो अति हो गई। दिसंबर 1856 में नई एनफील्ड राइफल शामिल की गई सैनिकों के पास। इन राइफल्स में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाना था और ऐसी स्थिति में जो भारतीय थे वो बहुत शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग, इनके अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ और वही असंतोष इस प्रकार हुआ जो एक बारूद की चिंगारी पर आग का काम करता है। भारतीय सैनिकों ने इसे धर्म में हस्तक्षेप माना और यही विद्रोह का एक तात्कालिक कारण बना, जिससे 1857 का विद्रोह हुआ। मंगल पांडे को आप सभी जानते हैं और उन्होंने इस विद्रोह का बिगुल बजाया और यह विद्रोह फैल गया। इस विद्रोह के कारण से भले ही देश आजाद नहीं हुआ उस समय, लेकिन विद्रोह के बहुत सारे परिणाम दिखाई दिए। अगर हम इन विद्रोह के परिणामों पर चर्चा करें तो सबसे पहले इस विद्रोह ने भारत में कंपनी के शासन के दोषों को
और उसकी दुर्बलताओं को स्पष्ट कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश संसद ने सत्ता कंपनी के हाथों से निकाल करके, वैसे तो ब्रिटिश संसद का प्रभाव पहले से ही बढ़ने लगा था, लेकिन अब सत्ता कंपनी के हाथ से निकाल करके सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इस सत्ता हस्तांतरण से ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके तहत भारत का शासन संचालित किया जाना था। और इस तरीके से आप देखिए कि यह कानून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुनाहों का परिणाम साबित हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1858 का कानून क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुनाहों का परिणाम था, तो आप कहें हां हां था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र गुनाह था। बहुत सारे गुनाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए हुए थे। अब इस अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश सम्राट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। जो कंपनी की सेना हुआ करती थी वो ब्रिटिश सम्राट की सेना बन गई। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो इस अधिनियम के तहत वायसराय कहलाने लगा और सीधा सम्राट का प्रतिनिधि बन गया, सीधे सम्राट को रिपोर्ट करना। इस तरीके से भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम था। उस दौरान जब यह अधिनियम पारित हुआ तो ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन हुआ करते थे। उन्होंने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के पास हस्तांतरित कर दिया। हालांकि इस बिल के पारित होने से पहले पामर्स्टन को किसी अन्य कारण से त्यागपत्र देना पड़ा था। मतलब जो पृष्ठभूमि तैयार की वो पामर्स्टन ने तैयार की, लेकिन पारित होने के दौरान पामर्स्टन प्रधानमंत्री नहीं थे। और फिर बाद में डर्बी के 14वें अर्ल, जो आगे चल करके भारत के पहले राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने, तो उनका नाम था एडवर्ड स्मिथ स्टैनले। उन्होंने एक विधेयक पारित किया जिसे मूल रूप में एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रिटिश राजशाही के नियंत्रण में रख दिया गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह का परिणाम था। और 1857 का विद्रोह बहुत सारे असंतोषों का परिणाम था और इसी कानून के माध्यम से ब्रिटेन का साम्राज्य बन गया भारत, जो 1858 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेश हुआ करता था। तो यह थोड़ी सी चर्चा हमें 1857 के विद्रोह की करनी थी ताकि हम अपनी कहानी को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।